बात को ही हम इस बात का ही एनालिसिस कर रहे होते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं। तो वर्णनात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत सिचुएशन की एज इट इज एनालिसिस किया जाता है कि वो क्या बता रहा है, उसका क्या मूल उद्देश्य है। यदि किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया है तो उसका अध्ययन जनरली हम करने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई मेले का अध्ययन हो रहा है और उस मेले के अध्ययन पर पहले कोई विशेष अध्ययन नहीं है, तो अब किसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते या किसी समस्या का गणनात्मक बोध नहीं निकाल सकते। जनरली हम उसका वर्णन करें। जैसे मान लीजिए मैंने कुंभ पर अध्ययन किया, मेरा टॉपिक था कुंभ मेला, द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। तो मैंने पीएचडी किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस विषय पर, जिसमें प्रयागराज का क्षेत्र मैंने चुना और सन 2013 में हुए महाकुंभ को का एनालिसिस किया। अब इस यहाँ पर महाकुंभ कुंभ पर हम अध्ययन करने आए हैं, तो जनरली मेले का वर्णन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो शोध हो गया, ये वर्णनात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत है। और मैंने भी आपको बताया कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज यानी मानव सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है अधिकतर वर्णनात्मक शोध पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम किसी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी एक प्रकार से काफी बचाने वाला रिसर्च मेथोडोलॉजी भी होता है, क्योंकि आप जब पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद आपको वाइवा प्रूफ देना होता है, यानी कि आपसे पूछताछ होती है। अब ऐसी दशा में आप इसको रखते हैं वर्णनात्मक शोध पद्धति, तो काफी अच्छी तरीके से, काफी बेहतर रूप से बचाव हो जाता है, क्योंकि आपने सिचुएशन को जैसा देखा उस समय के अकॉर्डिंग आपने वैसा वर्णन कर दिया, तो क्रिटिसिज्म बहुत कम होता है। और एनालिसिस करा तो एनालिसिस आपने करके कुछ बातों की खोज कर ली, तो एनालिसिस करके कुछ बातों की खोज की मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत होता है। इसीलिए बहुतायत लोग जो है अपने रिसर्च के अंतर्गत ये देखा गया कि इसी का प्रयोग करते हैं, यट इज वर्णनात्मक शोध पद्धति। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी प्रचलन या प्राकलन का निर्माण नहीं किया जाता। यहाँ हम शोध प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। शोध प्रश्नों का प्रयोग किया जा रहा है। शोध प्रश्नों का हम इसमें प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिचुएशन के विषय में बहुत अधिक अनुमान लगाने की स्थिति में हम नहीं होते, क्योंकि इससे पूर्व इन विषय पर अधिक अध्ययन नहीं हुआ है, या कभी हम पहली ही बार किसी मुद्दे को उठाकर उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे अभी रोड एक्सीडेंट की बात मैंने की कि किसी कार का किसी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गया। अब हम इस पर बहुत अनुमान नहीं कर सकते हैं, अतः क्या कार गलत चल रही थी, क्या मोटरसाइकिल वाला गलत दिशा से आ रहा था, या वो बहुत ही गति में था, या सड़क की स्थिति खस्ताहाल थी, क्या ऐसा था, क्या वैसा था। तो जब हम क्या का प्रयोग करते हैं तो ये शोध प्रश्न बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्राकल्पना और शोध प्रश्न दोनों एक ही दिशा की ओर होता है, यानी दोनों ही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है, परंतु दोनों की स्थितियां अलग होती हैं। जब थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की दशा में हम होते हैं, यानी शोध के दौरान थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, तो हम जनरली प्राकल्पना बनाते हैं, जो कथन मूलक यानी स्टेटमेंट वाइज होता है। जब हम अनुमान ज्यादा नहीं लगा सकते, बहुत कुछ नहीं कह सकते, तो जनरली हम शोध प्रश्न बनाते हैं। और ऐसा तब होता है जब कोई विषय पर अधिक अध्ययन नहीं हुआ है, या वो प्रथम बार अध्ययन किया जाने के लिए चुना गया है। ऐसी दशा में शोध प्रश्न ही बनाया जाता है। तो वर्णनात्मक शोध पद्धति में अक्सर ये देखा गया, ये विशेषता है कि यहाँ शोध प्रश्नों को हम चयनित करते हैं बनाने के लिए। ऐसे अध्ययन में धन और समय की भी काफी आवश्यकता होती है, ये देखा गया। यहाँ धन और समय, क्योंकि भाई आप तो जाएंगे वर्णन करने के लिए, आपको काफी समय देना होगा, रुकना होगा, तो खर्च भी बहुत होगा, तो धन और समय इसमें ज्यादा से ज्यादा लगता है। इसकी प्रकृति क्रॉस सेक्शनल होती है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि क्या है का एनालिसिस करना, क्यों है पे नहीं जाते हैं, मतलब इस पर जोर दिया जाता है कि क्या है, यानी इसके अंतर्गत वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु वो सूचना को एकत्रित करते हैं। तो जनरली हम कोई प्रिंसिपल नहीं फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, बस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ये ऐसी सिचुएशन है और ये हम बता रहे हैं, ये हमने देखा।
इसके लिए किसी विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम कोई अनुमान ज्यादा नहीं लगा सकते, सिचुएशन को बस बता सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में देखें तो गुणात्मक और संख्यात्मक यानी परिमाणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। गुणों की भी व्याख्या हो सकती है, संख्यात्मक मानों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष से, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर जनरली ये देखा गया है कि संपूर्ण व्यवस्था या किसी न्यायाधीश यानी सैंपल एरिया से, सैंपल्ड से होता है। तो जनरली क्या है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम एरिया का सिलेक्शन करते हैं, उस एरिया का एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसी क्षेत्र का चयन करते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने इनमें क्या-क्या बातें देखी, अगर हम इसको समराइज रूप से रखें कि वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत क्या-क्या प्रमुख बातें हैं, तो पहली बात यहाँ पर ये मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। तो ये मूलभूत अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान। तो पहला जो तर्क मिलता है वो हमें फंडामेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाएगा। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या है का एनालिसिस करते हैं, क्या है का एनालिसिस करते हैं, क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है का एनालिसिस किया जाता है, क्यों है का एनालिसिस नहीं करते, क्या है का एनालिसिस करते हैं। तो वर्तमान विशेष दशा या स्थिति का हम एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। एक बात और कह सकते हैं कि ये विश्लेषण पर आधारित होता है, विश्लेषण करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण पर आधारित होता है। यहाँ पर हम एनालिसिस करने पर बल देते हैं सिचुएशन क्या है, और ये मनोसामाजिक दशाओं पर ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मनोसामाजिक दशा, मनोसामाजिक विषयों पर, मनोसामाजिक विषयों पर इसका प्रयोग ज्यादा होता है, मनोसामाजिक विषयों पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, और इसकी प्रकृति क्रॉस सेक्शनल होती है। पांचवा बिंदु देखिए, तो इसकी प्रकृति क्या है, क्रॉस सेक्शनल होती है, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, क्रॉस सेक्शनल होती है, यानी ये क्या है एनालिसिस करता है, क्यों पे नहीं जाता है। इसमें एक बात और जो बोल रहे हैं वो ये कि यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस ज्यादा बनाए जाते हैं, उपकल्पनाएं कौन हो जाती है, तो इसमें रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता, हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता। रिसर्च क्वेश्चन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, शोध प्रश्नों को हम इसमें ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता। इसमें जनरली हम कल्पनापूर्ण नियोजन की हमें आवश्यकता होती है, और हम कहा जाए तो गुणात्मक व गणनात्मक दोनों प्रकार के शोध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात देख सकते हैं कि गुणात्मक, गुणात्मक व गणनात्मक, गणनात्मक दोनों प्रकार के शोधों में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव 4 टाइप ऑफ रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें हम जनरली किसी सैंपल्ड एरिया को लेते हैं, वी जनरली ऑप्ट एनी स्पेसिफिक और सैंपल्ड एरिया, सैंपल ऑफ स्पेसिफिक और सैंपल एरिया। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत मैंने अभी आपके सामने चर्चा किया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, किस तो यहाँ पर जो पॉइंट्स रह गए पूर्व में वीडियो ऑन नहीं हो पाया था, उसे मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखिए, वर्णनात्मक शोध विधि यानी अनुसंधान विधि पे चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें साफ कहा गया कि जब किसी अन्वेषण का उद्देश्य घटनाओं या संगठनों या संस्थानों या किसी विशेष स्थिति का वर्णन करना मात्र हो, तो इस प्रकार के शोध का प्रयोग किया जाता है। या विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण तथा तथ्य प्राप्तियों वाली जांच पड़ताल को सम्मिलित करता है, अर्थात शोध में शोध विधि के रूप में सभी प्रकार के सर्वेक्षण या तुलनात्मक सहसंबंध सम्मिलित की जा सकती है।
या शोध पद्धति है जिसमें सूचनाओं तथ्यों को बिना किसी परिवेश में परिवर्तन किए बगैर अर्थात कोई हेर-फेर नहीं होता। अब ये हेर-फेर किसमें होता है? ये मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी की विशेषता है, यानी प्रयोगात्मक शोध विधि की। सिर्फ उसी में हेर-फेर होता है। हेर-फेर का मतलब होता है अपने अनुसार नियंत्रित करना, अपने अनुसार सेटअप को बनाना, अपने अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है? वो हेर-फेर का मतलब होता है। यहाँ पर चाहे यहाँ हो, चाहे इससे पूर्व मैंने आपको ऐतिहासिक शोध विधि बताया और इससे पूर्व मैंने आपको अन्वेषणात्मक शोध पद्धति बताया। सभी में क्या है, हेर-फेर नहीं करते, सिचुएशन जैसा है बस वैसे ही एनालिसिस करते हैं। अब देखिए 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर हम कारणात्मक व्याख्या कर रहे हैं तो कारण बता रहे हैं तो ये अन्वेषण हो गया, ठीक है? और अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ऐतिहासिक हो गया, और अगर हम वर्णन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, जैसा है वैसा एनालिसिस कर रहे हैं तो यही क्या हो जाता है, यही फिर आपको वर्णनात्मक शोध विधि का होता है। अब इसमें क्या है कि यह इसका प्रयोग एक परिस्थिति या चरों से संबंधित घटना की व्याख्या क्या उपस्थित है कि वर्तमान स्थिति संबंधित सूचनाओं और तथ्यों को प्राप्त करना है। यह वर्णन चलन, विश्वासों, जन विचार, उनका नजरिया, अभिव्यक्तियों को सम्मिलित करता है। जैसे सड़क दुर्घटना के उदाहरण को हम यहाँ रख सकते हैं। कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसके कारण नहीं पूछते कि क्यों हुआ, वो हुआ, उससे बाद में सोचा जाएगा। अभी क्या है कि एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, ऐसी स्थिति थी, बहुत से लोग मर गए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, बड़ा रक्तपात फैला हुआ था, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, ठीक नहीं था, बहुत मर्मक उद्देश्य था। बस क्या है, एनालिसिस करना। तो जब एनालिसिस करना उद्देश्य हो जाएगा तो ये क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बन जाएगा वर्णनात्मक शोध। इसमें घटना जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसकी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। कैसे, कब, क्यों की जगह हम सिर्फ एक चीज़ का उत्तर देते हैं, वो है क्या। तो यह परिस्थिति का वर्णन करता है, सटीक अनुमान नहीं लगाता और ये मनोसामाजिक दशाओं पर एनालिसिस बाकी चीजें मैंने भी आपको एनालिसिस कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। जी सर। चलिए ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर पीएचडी में सबसे ज्यादा ना वर्णनात्मक शोध विधि का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो आइए एक टॉपिक और कर लिया जाए आज की डेट में, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक सप्ताह या 2 सप्ताह बाद ही फिर क्लास लेंगे। तो शुरू करते हैं स्क्रीन को। प्रयोगात्मक शोध विधि के चलते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान पर
यू ऑल नो दैट किसी भी शोध करने का तरीका, यानी शोध करने का तरीका जैसे जीवन में किसी कार्य को करने का तरीका होता है, चाहे वो किचन में किसी कार्य को करना हो या हमारे किसी व्यक्तिगत कार्य करने का एक नजरिया तरीका, उसी प्रकार से शोध को करने का एक तरीका उसे हम अनुसंधान कहते हैं। मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, मूलभूत अनुसंधान और एक आपका व्यवहारिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जिसके अंतर्गत हम मूल तत्वों यानी हमारा उद्देश्य होता है तत्वों को संकलित करना, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के शोध पद्धति को सामान्यतः रखा जा सकता है, जैसे अन्वेषणात्मक शोध पद्धति, ऐतिहासिक शोध पद्धति और आपका वर्णनात्मक शोध पद्धति। अन्वेषण जिसमें हमारा उद्देश्य कारणात्मक व्याख्या छिद्रनिशी हो यानी कारण को जानना हो। ऐतिहासिक जिसमें हम तुलनात्मक व्याख्या करते हैं और वर्णनात्मक जिसमें स्थिति का वर्णन यानी विश्लेषण कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं तत्कालिक समस्या के हल के दृष्टिकोण से, यानी समस्या के हल करने के उद्देश्य से जब शोध किया जाता है तो इस शोध को हम वर्गीकृत करते हैं व्यवहारिक शोध के अंतर्गत या व्यवहारिक शोध के अंतर्गत या अनुप्रयुक्त शोध के अंतर्गत या इंग्लिश में कहें तो अप्लाइड या बिहेवियरल रिसर्च के अंतर्गत। अप्लाइड या बिहेवियरल रिसर्च के अंतर्गत हम एक्शनेबल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को सामान्यतः रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा हम एक्सपेरिमेंट समाज में जाके कैसे करें, यानी एक समाज वैज्ञानिक के लिए तो फिर या एक सोशियो साइकोलॉजिकल या ह्यूमैनिटीज विषय पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कहाँ से उपयोग हो सकता है। ये तो प्योर साइंसेस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लैबोरेटरीज में काम करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण से बना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। पूर्व में भले ही ये सिर्फ प्योर साइंसेस में प्रयोग किए जाने वाली विधि थी, लेकिन अब इसका बहुतायत उपयोग हम समाज विज्ञान या मानविकी में करने लगे। समाज विज्ञान या मानविकी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रयोगात्मक का क्या मतलब होता है? प्रयोगात्मक का मतलब होता है मॉलिक्यूलर रूप से स्टडी करना। अब मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? बहुत ही छिद्र अन्वेषी यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, यानी गहराई से एनालिसिस करना। अब किसी चीज पर गहराई से विश्लेषण या एनालिसिस इस स्तर पर इस तरीके से करना जिससे उसका हल निकल सके। अगर हम इस उद्देश्य के साथ शोध कर रहे हैं तो जनरली हमारा जो शोध की प्रकृति है वो मुड़ जाएगी, वो घूम जाएगी प्रयोगात्मक शोध पद्धति के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर भी बहुत बार कठिन हो जाता है कि हम ये पहचाने कैसे कि हमारा शोध पद्धति क्या है। तो ये भी देखा गया कि एक ही शोध विषय के अंतर्गत कई प्रकार की शोध पद्धतियां दिखाई देंगी, लेकिन ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने पूर्व के उदाहरण आपको दिया था कि एक पनीर की सब्जी और उसके कई वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे पालक पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, परंतु पनीर की मात्रा सब में है। बस ये देखना होता है कि किस अन्य वेरिएंट की मात्रा ज्यादा हो जाए। जैसे पालक की मात्रा ज्यादा है तो पालक पनीर, मटर की मात्रा ज्यादा है तो मटर पनीर। बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें समझने का प्रयास करना होता है कि हमारा शोध किस ओर ज्यादा झुका है। अगर हमारे शोध में बहुत ही गहराई से हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, गहराई से अध्ययन करने पर बल दे रहे हैं, तो ये शोध हमारा एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में जा रहा है। वो भी देखना होगा कि क्या हम किसी समस्या के हल के दृष्टिकोण से शोध कर रहे हैं, यानी हमारा उद्देश्य केवल अन्वेषण करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल विश्लेषण करना नहीं है, तुलना ही करना नहीं है, बल्कि कुछ हल निकालना है, कुछ जानकारी ऐसा प्राप्त करना है जिससे किसी समस्या का हल हो। तो इस प्रकार का अगर हम शोध कर रहे हैं तो फिर हम इसके लिए प्रयोगात्मक शोध विधि को उपयुक्त मानते हैं, जिसमें हम समस्याओं का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करने पर बल देते हैं। यहाँ यह अर्थ और उपयोगिता की दृष्टि से व्यवहारिक विधि मानी जाती है। इसमें अध्ययन नियमित स्थिति में किया जाता है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तर्क है। यहाँ पर ये तथ्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस प्रकार की शोध विधि में हम नियंत्रित अध्ययन करते हैं, हेर फेर करते हैं चरों के साथ।
अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम अपने अनुसार मैनिपुलेशन करते हैं, अपने अनुसार सजाते हैं, अपने अनुसार फील्ड सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें प्योर विज्ञान में, प्योर साइंस के अंतर्गत, तो जब हम लेबोरेटरी में कार्य कर रहे होते हैं तो हम अपने अनुसार टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अपने अनुसार बीकर लेते हैं, अपने अनुसार लिक्विड लेते हैं, अपने अनुसार उसको रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट लगाकर बढ़ाते घटा सकते हैं, अपने अनुसार टाइमिंग सेट कर देते हैं, अपने अनुसार हम उसको घटाते रखते हैं। तो ये प्रकृति साधारण रूप से हम अपने अनुसार, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे सा और उदाहरण रखेंगे आपके समझ के लिए कि हम दूध को खौला रहे हैं। अब हमारे पास टाइम कम है तो हम उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं ताकि जल्दी से वो दूध खौल जाए और हम फ्री हो जाए। लेकिन सपोज करिए कि हमें ये है कि हम दूसरा काम निपटा के आए, तब तक दूध ना बहे तो हमने उसको बहुत ही कम आंच पे लगा दिया, धीमी आंच पे लगा दिया ताकि वो दूध खौल भी जाए और बहे भी ना। अब हम अपने बाकी कामों को निपटा लें, दूध ना बहे और दूध खौल भी जाए। तो ये क्या हो रहा है कि हम अपने अनुसार नियंत्रित कर रहे हैं, हम अपने अनुसार स्थिति को कंट्रोल में लाने का प्रयास करते हैं, नियमित कर रहे होते हैं। तो बस यही चीज जब एक शोध वैज्ञानिक क्षेत्र में जाकर करता है तो भले ही वो समाज विज्ञान के अंतर्गत या मानविकी के विषयों में अध्ययन कर रहा होता है, वो अपने अनुसार क्षेत्र को नियमित करता है, चरों को सजाता है, नियंत्रित करता है। तो यही चीज हम फिर समाज विज्ञान के अंतर्गत देखने लगते हैं और इसीलिए समाज विज्ञान और मानविकी विषयों में भी प्रयोगात्मक शोध पद्धति का प्रयोग होने लगा। प्रयोगात्मक शोध पद्धति शोध की एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता एक या एक से अधिक चरों को हेरफेर करता है और दूसरे चरों को नियंत्रित करता है, मापन करता है। शोधकर्ता स्वतंत्र चरों में हेरफेर बदलाव करता है। स्वतंत्र चर, मैंने आपको स्वतंत्र चर आश्रित चर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आश्रित चर स्थिर पक्ष होता है और स्वतंत्र चर होता है जिसे बदल सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि धूम्रपान से कैंसर होता है, तो कैंसर यहाँ स्थिर पक्ष है, इसीलिए इसे आश्रित चर कहा जाएगा। जबकि धूम्रपान के अलावा बहुत से अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, जैसे अनिद्रा से भी कैंसर हो सकता है, कुपोषण से भी कैंसर हो सकता है। तो ये अनिद्रा, कुपोषण, धूम्रपान, ये सब कुछ बदलती हुई दशाएं हैं, अतः इन्हें बदलकर हम मापन करते हैं, अतः इन्हें हम स्वतंत्र चर कहते हैं और इसीलिए स्वतंत्र चरों में हेरफेर किया जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत हम किन चरों में हेरफेर करते हैं। तो प्रयोगात्मक शोध पद्धति में हम स्वतंत्र चरों में हेरफेर करते हैं, स्वतंत्र चरों में ही बदलाव लाते हैं। आश्रित चर में हेरफेर नहीं होता क्योंकि उस पर बदलाव होने के लिए स्वतंत्र चरों में जो चर हैं उनको बदलना ही काफी होता है। ठीक है, तो ये देखा गया कि मानव व्यवहार के अध्ययन की एक वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है वस्तु क्या होता है और वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ कि स्थिति जैसी है बस उसका वैसा विश्लेषण करना। एक और अर्थ निकलता है वस्तुनिष्ठ का, वो भी जान लीजिए। वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर आपके सिविल की परीक्षाएं हैं या आपके नेट की परीक्षाएं, सब वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेसिस होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम गहराई से एनालिसिस कर लेते हैं, हम सही ज्ञान, गहराई ज्ञान को नॉलेज देते हैं। जबकि एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है तो सतही अध्ययन हो जाता है। जैसे किसी भी टॉपिक पर अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है, निबंध मूलक आता है, तो उस पर एक क्लास 10 का बच्चा भी अपने विचारों को व्यक्त कर देता है और पीजी पास बच्चा भी विचारों को व्यक्त कर देता है। अब यहाँ पर ये नहीं पता चल पाता कि कितना गहराई से वो सोचता है या उसने कितना अध्ययन किया है। अब ज्यादा अध्ययन किया है या कम अध्ययन किया है, बस अपने विचारों को व्यक्त किया और मार्किंग करना मुश्किल हो जाता है। अतः सही नॉलेज को देखना कि कितना ज्यादा वो मनन चिंतन अध्ययन करता है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज्यादा बेस्ट माना गया है। क्योंकि अगर उसे कोई चीज याद है, ठीक है, वो जानता है, उसको पढ़ा है, तो वो फिर वो बताएगा या नहीं बताएगा दूसरी बातें हैं। लेकिन अगर वो चीज नहीं भी पढ़ा है तो मोटे रूप से उसको कुछ बातें लिख देगा तो कठिन हो जाएगा उसे फेल करना या उसे कम मार्क्स या ज्यादा मार्क्स देने में भी हम संतुष्ट हो पाएंगे।
पाएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट में ये कमी होती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम गहराई से एनालिसिस करते हैं, इसी गहराई वर्ड की वजह से यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव बोला गया, यानी कि वस्तुनिष्ठ बोला है, यानी वस्तु कैसा है, वस्तु क्या सोचता है, वस्तु क्या बोलता है, वस्तु से क्या निकल के आ रहा है, इसलिए इसे वस्तुनिष्ठ कहा गया है। ये मानव व्यवहार के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि मानी गई है। नियंत्रित परिस्थिति के अंतर्गत एक अवलोकन है, ये भी कहेंगे क्योंकि हम नियंत्रित अपने अनुसार चरों को हेरफेर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और अवलोकन करते चलते हैं। तो प्रयोग को संपन्न करते हुए शोधकर्ता मानव व्यवहार के संदर्भ में प्रभाव संबंध अध्ययन की कोशिश करता है। तो मानव व्यवहार के दृष्टिकोण से उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध को जानना यहाँ हमारा उद्देश्य होता है। यहाँ शोधकर्ता को उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच प्रदान करता है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना नजरिया मिलता है। तो यहाँ शोधकर्ता का जो दायित्व की भावना है वो निर्माण, मतलब ये कहा जाए तो वो अपने दायित्व को समझता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना है, गहराई से अवलोकन करना है, सतही अध्ययन नहीं करना है, गहराई में जाकर समझना है। यह शोधकर्ता को समस्या को गंभीरता से समझने और उसे वैज्ञानिक तरीके से हल करने में भी मदद करता है। इस विधि में संदर्भ एकत्रण अनिवार्य नहीं समझा जाता। ये बहुत बार ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, संदर्भ एकत्रण जरूरी नहीं है, यानी रेफरेंस कलेक्शन की जरूरत नहीं है। प्राइमरी रूप से जो डाटा है, प्राइमरी रूप से जो वेरिएबल है वो क्या बोल रहा है उतना ही काफी है। जनरली क्या होता है कि हम जब वर्णनात्मक शोध विधि कर रहे होते हैं या हम ऐतिहासिक शोध विधि कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम सेकेंडरी डाटा से रेफरेंस कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। पर तो यहाँ पर क्या है कि हम प्राइमरी डाटा, इन सामने वाला क्या बोल रहा है तो उतना ही काफी हो, उसी पर एनालिसिस कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि रेफरेंस देना हो। तो जनरली ये देखा गया है कि यहाँ पर हम प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रयोग करते हैं। अब सामाजिक विषयों में अगर हम प्रयोगात्मक शोध विधि का एक उदाहरण माने तो हम इसे दे सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान करता या अध्ययन करता प्रयोगात्मक शोध विधि का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कैसे? ऐसे कि अनुसूचित जनजाति पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रम के प्रभावों का अध्ययन करना है। तो कल्याण कार्यक्रम जो भी आज तक बनाए गए पिछले मान लीजिए देश की आजादी से अब तक का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो 70 वर्षों में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट पर जो कल्याण कार्यक्रम हुए उनका प्रभाव। अब शेड्यूल कास्ट पे हम जाएं तो पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाओं में शेड्यूल कास्ट पर कुछ खर्च किया गया और उस पर कल्याण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या क्या खर्च हुए, देश में कितने एनजीओ ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति पर बनाए गए, उन एनजीओ द्वारा क्या रिस्पॉन्सेस आए, सरकार द्वारा अलग से क्या और प्रयास किए गए, अन्य राज्यों में भारत के ऐसे राज्य जो कि अनुसूचित जनजातियों पर विशेष कार्यक्रम चलाते हैं उनका क्या पर। अब आप सोचिए कि समाज कल्याण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचवर्षीय योजना, भारतीय बजट, एनजीओज, और इस तरीके से हम इन डेप्थ देखें तो काफी बड़े स्तर से यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ द्वारा कितना किया गया, यूएनओ द्वारा कितना किया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो काफी गहराई से ब्रॉड स्तर पर देखना। अब देखिएगा हम ब्रॉड स्तर पर देखने पर ज्यादा बल दे रहे हैं तो हमारा शोध विधि प्रयोगात्मक शोध विधि में बदल जाएगा। लेकिन हम सतही अध्ययन कर रहे हैं, किसी एक स्थान पर विशेष पे जाकर वर्णन कर रहे हैं तो अनुसूचित जातियों पर वर्णन करने तो वर्णनात्मक शोध विधि हो जाएगा। पूर्व में और वर्तमान में क्या अंतर आया है तो तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। कारणों की व्याख्या कर रहे हैं कि उनके क्या कारण हैं जो विकास अब तक नहीं हो पा रहा है, तो यही फिर अन्वेषण में बदल जाएगा। तो अनुसूचित जाति पे अध्ययन हो रहा है, लेकिन देखिए शोध पद्धति कैसे कैसे चेंज होती चली जाती। इसी प्रकार से तत्कालिक समस्या का हल करना है, हम चले गए उसी समुदाय में जाके निवास करने लगे, तुरंत समझने का प्रयास करने लगे, तो यही एक्टिबल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के और झुक जाता है। इस प्रकार से हम शोध पद्धति का निर्धारण निर्माण को क्लियर विदाउट बोलिए ऐसे फंडामेंटल रिसर्च में रखा जाएगा। हाँ, फंडामेंटल रिसर्च में रखा जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड को। फंडामेंटल में नहीं रखा जाएगा, ये तो मैंने अप्लाइड में ये फंडामेंटल
और फंडामेंटल में आपकी मैंने 3 अलग दिए, दैट इज एक्सप्लोरेटिव है, हिस्टोरिकल है और डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है गहराई से चीर-फाड़ कर देना। तो कब किया जाएगा? जब तात्कालिक समस्या का हल पर हम चले जाएंगे, यदि किसी समस्या का हल निकालना हो, ठीक है, तो गहराई से एनालिसिस करो और गहराई से समझो, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल में रखेंगे। ये आएगा अप्लाइड बिहेवियर। क्लियर? यस सर। तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है। इस क्यू के अंतर्गत यही रोक देता हूँ, समय भी हो गया है। मैं आगे फिर आपको जोड़ूंगा। एक सप्ताह का तो श्योर ब्रेक है और एक सप्ताह का जो मैं समझूंगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गाइडलाइंस। अगर कोचिंग खुल गई तो एक सप्ताह और लगेगा, अगर कोचिंग नहीं खुली तो बस मैं 1 तारीख से आपके पास आऊंगा। क्लियर? यस सर, 1 तारीख से रहेगी। हाँ, मैं देखिए कोचिंग खुली तो मुझे 1 सप्ताह लग जाएगा वहां पे सब व्यवस्था करने में, और कंडीशन भी है तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी कराना है, थोड़ा सा दैट्स क्लियर। तो फिर मैं ऑनलाइन को जारी रखूंगा और 1 तारीख से फिर क्लास लेने आ जाऊंगा। ऑलराइट? जी सर। यस सर। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रोकता हूँ। सर एक चीज और बता दीजिए, वो जब भी आप पेपर बता रहे थे तो वो अमेजोन से मंगाने में उससे क्या बोलना पड़ेगा? देखो आप कहीं से भी मिलेगी प्रश्न, चाहे वो अमेजोन से मिले, चाहे इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पे मिल जाएगा। इलाहाबाद में हो तो बोलो भाई आप खरीद लीजिए। शिक्षा शास्त्र में 15 साल का जो ईयरली क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व पेपर। हाँ सॉल्व पेपर मांगो, वो सस्ता पड़ेगा, है ना? अच्छा ठीक। अमेज़न पे मिले तो वहां से मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो, वहां से जहां तुम हो कानपुर से वहीं की मार्केट में देख लो, आसपास में जाकर तो सॉल्व पेपर में कभी-कभी गलत आंसर भी दिया रहता है। हम आपका ये उत्तर मैं एक ही चीज कहूंगा कि 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन गलत, ठीक है ना, पर आपका 98 तो सही है। बात को समझे ना? तो 98 यस सर। 2 पर फिर बातें आपको खुद ही रिसर्च करने लगोगी कि ये 2 का क्या है, और 1-2 गलत होगा, आप 1000 क्वेश्चन लगा डालें, 1000 में से आपने 980 क्वेश्चन सही लगाया, बताइए मानते हैं इस बात को? क्लियर है? यस सर। तो उस पर जी सर। 980 वोकैबुलरी तैयार कर लिए, माइंड में हमारी 980 वोकैबुलरीज आ गई। इस पर ध्यान मत दीजिए कि साहब 2 ठो गलत होता है, 3 ठो गलत होता है, ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसमें 100% सही होता है, ये आप जान लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं गलत होता है। हम ही आपको पढ़ा रहे होते, कई बार हम ही किस चीजों पे गलत हो जाते हैं। 100% ना मैं हूं ना कोई किताब हो सकता है। कोशिश कीजिए कि अच्छे राइटर्स की हो, अच्छे पब्लिकेशन की हो, बस इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? जी सर। चलिए फिर यस सर। फिर मिलता हूँ कोशिश कीजिए। ठीक है, रखता हूँ, नमस्कार। हाँ ठीक है सर, नमस्ते सर।